हेलो गाइस, मैं रज गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए फिर दोबारा ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट है। ये शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट जो हमारा रह गया था उसका सेकंड है, सेकंड पार्ट। तो इसके कुछ 5 या 6 क्वेश्चन रह गए थे जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और चलो फिर बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा करा देता हूँ। 64 व्यक्तियों को एक घर बनाने में 77 दिन लगे। 44 व्यक्तियों द्वारा 96 दिनों में कार्य को कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो इसको किस तरीके से करेंगे? हम लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 77, मतलब इतना काम है, एक काम कर रहे हैं तो एक नीचे लिख देंगे हम। और बराबर हम क्या है, 44 व्यक्ति कर रहे हैं, इसको कितना कर रहे हैं काम? 96 दिन में। 96 में कितना काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कितना है, तो हम मान लेंगे x, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे जितना काम होता है, 2 काम होते हैं, तो यहाँ तो हमें नहीं पता कितने पार्ट काम कर रहे हैं, तो x लिख देंगे, वैल्यू x की निकाल देंगे, आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 11 सत्ते 77 हो गया, 11 चौक यहाँ पर हमारा 44 हो गया। 4 से 64 को काटेंगे, 16 चौक 64, और 16 को जब हम 96 पर काटेंगे तो 16 छंग 96। तो 7/x, 7 कितना हो जाएगा? 7/6 इधर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/x। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6/7, जो कि हमारा आंसर होगा। इतना पार्ट हम इतने दिन में कर रहे होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि कौन सा कथन पर्याप्त है। तो इन क्वेश्चन के लिए हमें केवल इतना बताना होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है p² 4, मतलब p² - 4 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको किस तरीके से हमें करना है, बस इसमें ये बताना है ओनली फर्स्ट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए या सेकंड ये स्टेटमेंट है, तो 2 ये सफिशिएंट है या नहीं, ये चीज़ हमें इसमें बतानी होती है। तो जैसे कि फर्स्ट कथन में हम देख पा रहे हैं p/2 है और कितना है 5/7 है। तो जब हम देख रहे हैं, देखो इसकी p की वैल्यू यहाँ से निकल पा रही है, p की वैल्यू निकल जाएगी, आपको पता है निकल जाएगी बस। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सफिशिएंट है। पहला तो अपने आप में सफिशिएंट है, अब दूसरा देखते हैं सफिशिएंट है नहीं है। तो देखेंगे हम p² - q²। तो यार इसमें देखो q की स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका मतलब सेकंड अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो ओनली इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो ये हमारा है, अब इसे निकालने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, केवल इसमें इतना बताना होता है कि आपका सही है या नहीं है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने कोने होते हैं? कोने मतलब कॉर्नर कितने होते हैं? आप देखोगे अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो अगर इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 आर्म्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो इसके कॉर्नर भी कितने होंगे? 3 कोने होंगे। अब मैं चतुर्भुज की बात करूंगा, इसमें 4 भुजाएं तो 4 कोने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोने होते हैं। तो n भुजाएं हैं तो n ही कोने होंगे, तो इसका a हमारा आंसर हो जाएगा n। क्वेश्चन हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ये हमारी स्क्रीन पर है। शंकु P का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु Q के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7 गुना है। ठीक है, मैं एक यहाँ पर शंकु बना देता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी। दूसरा शंकु यहाँ पर, ये मैंने P शंकु है, P शंकु ये मैंने बनाया है यहाँ पर आपका Q शंकु। वो बोल रहा है, देखो मैं इसको कैपिटल पाई R से इंडिकेट करता हूँ, और इसको मैं पाई R स्मॉल l से इंडिकेट करता हूँ। बोल रहा है कि इसका जो ये अगर ये 7 है ना, ये पाई R l कितना है इसका 7, तो ये कितना है 1, ये बोल रहा है वो। मतलब इसका P का जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, Q के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7 गुना है। तो मैंने मान लिया यहाँ 1 है, 7 है। अब ये बोल रहा है Q की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक होगा, तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई शंकु P की तिर्यक ऊंचाई का 7 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी है? 7 है। ठीक है, यानी कि ये कितनी है? 1 है, ये 7 है, इसका मतलब ये है। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। अभी ये क्या बोल रहा है, आगे को पूछना क्या है, P के आधार के क्षेत्रफल, मतलब इसके सर्कल का इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ रखेंगे पाई R l, l की जगह मैं कितना लिख दूँ? 1, नीचे लिखूंगा पाई स्मॉल r, और कैपिटल इसमें इस वाले l कितना है? 7 है, तो 7 लिख दिया। यहाँ पे मैंने 7/1, क्योंकि ये बोल रहा है। अब ये 7 इधर जाएगा तो 49 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r/r हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ये आप समझ रहे होंगे, ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 49। अब आप देख पा रहे होंगे r ये 49 है और r ये यहाँ पे 1 है। बड़े r की वैल्यू 49 है, छोटे r की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको पता है क्षेत्रफल निकालना, तो इनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो वैल्यू r की है। अगर इसकी पूछता है सरकमफ्रेंस का, तो ये रेशो होता है, लेकिन ये नहीं है।
इसका भी नहीं हो सकता, 343 से किसी का स्क्वायर नहीं होता, केवल ऑप्शन हमारे पास बचा 1, ये हमारा आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या यही हमारा आंसर है। अब हमें करना किस तरीके से देख लेते हैं। अगर वैसे हम काट के आंसर निकल के इसको आगे बढ़ जाना चाहिए हमको, लेकिन अगर हम इसको आंसर करना है तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, पाई आर स्क्वायर, और रेशो लेंगे हम पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होगा, आर की वैल्यू 49 है, 49 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर का सभी को पता 1 होता है 49, यानी कि 50 से एक कम है तो 0 1 लिखेंगे, और 25 में से 0 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 0 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। किसी दिन बताऊंगा इसका किस तरीके से हम कर सकते हैं डिटेल में, बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये इसका आंसर था। बाकी हम बाकी आप 49 का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यार ये मैंने पहले भी अभी पार्ट 1 में भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर यहाँ पर रिपीट हुआ कि किसी का इकाई अंक कितना नहीं होना चाहिए। किसी भी पूर्ण वर्ग में इकाई अंक आपको पता है 8 कभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया, यही पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, बाकी तो हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये है 4 1 6 है तो ये यही होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं इस समय तो 8 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा 8 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और ये 7 पॉइंट के है, का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता क्या होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी लेस देन होता है 0 से, कितना होता है लेस देन 0, लेस देन कितना होता है 0। अगर कोई हल नहीं होता है तो ये होता है b की वैल्यू, देखो ये a की वैल्यू है x, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर k है, और c की वैल्यू यहाँ पर 7.5 k है। रखेंगे b स्क्वायर कितना है k स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 7.5 k, एंड इज इक्वल टू बराबर कितना है हमारा, सॉरी लेस देन कितना है 0। यहाँ पर रखेंगे k स्क्वायर माइनस के 4 की 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 के हमारा आंसर होगा लेस देन 0। k को अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपको k माइनस के 30 यहाँ पर बच रहा होगा लेस देन 0। अब अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे तो k की वैल्यू पॉजिटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। किस तरीके से आएगी समझते हैं। मान लीजिए ये लेस देन, हमेशा लेस देन होना, कंडीशन सेटिस्फाइड तब होगी अगर मैं यहाँ पर 30 से कम रखूँगा, वैल्यू कितनी रखूँगा, हमेशा 30 से कम रखूँगा, 29 रखूँगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी। अगर मैं ये निगेटिव रख दूंगा इसकी वैल्यू भी, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी निगेटिव रखूँगा तो मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव में होगी। तो ये क्या होगा, k जो 0 से बड़ा होगा, ये वाला k हमारा k माइनस की 30 निगेटिव में होगा। तो हम लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन k एंड k इज ग्रेटर देन 30, यानी कि k की वैल्यू जो होगी 30 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी। तो इसका हमारा फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रितेश ने 8 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। कुल औसत गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाने के लिए अब उसे कितने घंटे के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 60 किलोमीटर यहाँ पे है, मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे, 72 इसको यहाँ पर रखेंगे, 80 इसको यहाँ पर रखेंगे, 72 गएगा तो 8, और ये भी हमें पता है 60 का कितना है 8 चल रही है, इसको करेंगे 12, तो 80 से कितना चलना पड़ेगा 12, तो तभी हमारी 72 होगी। ये हमारा आंसर आ गया 12 इसका मतलब। तो देखते इस तरीके से आंसर करना था। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, कुल दूरी, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी मैंने मान लिया ये 60 किलोमीटर चल रहा है 8 घंटे की गति से, 8 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब मैं मानता हूँ ये x चल रहा है, x घंटे, मुझे नहीं पता ये वैल्यू निकालनी मुझे कितने घंटे चला 72। तो मैं क्या लिखूँ, कुल दूरी के लिए मेरा क्या होगा 8 × 60 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सही बात है। अब मेरे को क्या है 80 की x चला 80 घंटे, x से चला यानी कि 80x हो गया। टोटल कितने समय हुआ, घंटे मैंने बताया ये 8 है, ये x घंटे है, तो कितना है 8 + x, इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा होगा 72, तभी तो 72 आया मेरा। अब सोल्व कर लेंगे, 680 हो जाएगा इसका हो जाएगा 80x हो जाएगा। अब जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 की 72 से, 8 दूनी 16, 8 7 56, 576 इसका आंसर आ रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई 72 की, और 72 की x से करेंगे 72x आ जाएगा। अब मैं 80x में से 72x इधर लाऊंगा तो माइनस के 8x हो जाएंगे। अब मैं 576 में से इसको घटाऊंगा तो 96 मेरा मिलेगा। 8 से जब मैं इसको काट रहा हूँ तो 12 बार मेरा जा रहा होगा, यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही होगी 12 आ रही होगी। यही हमारा आंसर था।
तो इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी है मैंने बताया आपको, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया आपको। ये तो देखो ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, सुंदर, प्यारा सॉल्यूशन है। बाकी आप इस तरीके से अगर जाते हो तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ समय को अगर आपको बचाना है तो दिस इज़ द मोस्ट रिलेटिव क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन है बोल सकते हैं हम इसको। बाकी आपकी इच्छा है किस तरीके से कीजिए। मेरा था कि मैं आपको दोनों तरीके से बता दूं। तो बस आज की वीडियो में केवल ये इतना ही है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई क्वेश्चन लगता है आपको इस शिफ्ट का रह गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर दोबारा मैं अगर बताता हूँ, आप ग्रुप डी के लिए मैं लाया हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से बोल रहे थे ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी। तो ग्रुप डी का अगर ये लाए हैं, ग्रुप डी वाला ये लाए हैं, ग्रुप डी के लिए ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो सिलेबस ये TCS, पहली बात तो TCS ये हमारा जो ले रही है वेंडर है, ये हमारा TCS, और ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रही है, तो संभावना पूरी है कि इसका भी लेवल मैथ्स का हाई होने वाला है और रीजनिंग का भी हाई होने वाला है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप NTPC के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे लगा के जाओ, अच्छे तरीके से करके जाओ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिपीट हुआ और आपसे ना हो। डिजिट चेंज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं। तो आप कोशिश करो कि NTPC के सारे निकाल लो। अब NTPC का कहाँ से तैयारी करोगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, सारे जो शिफ्ट हैं करा रखी हैं मेरी उस पर, अपना टेस्ट सॉल्वर पर जाइए, चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है NTPC के नाम से, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 वहाँ से देख सकते हो आप, और अच्छे तरीके से उनको ध्यान से पढ़ लो। बस इतना ही रहेगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन अपने लेवल से कर लो। जो पज़ल है, पज़ल आ सकती हैं कि अगर आपका पज़ल आए तो आपसे ना हो, ऐसा ना हो। तो बस यही 2-4 फैक्टर हैं जो हमें करने हैं। बाकी सब ठीक है। बस तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कीप लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, मोटिवेशन देते रहिए, प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बेटा, बाय।